बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपका आज की क्लास में स्वागत करती हूं और नया लेक्चर है तो आप जरूर इसको शुरू कर चुके होंगे क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैम नया चैप्टर कब शुरू होगा ताकि हम पढ़ें। तो भाई इसका इंतजार मत करें, मैं बार बार कह रही हूँ जो चल रहा है उसके साथ साथ चलते रहें और जैसे भी आपको टाइम मिलता है पीछे वाला जो है उसको अटेम्प्ट करते रहे। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो किसी से कनेक्टेड नहीं है, इससे आपका बेस क्लियर होने वाला है, तो भाई इसको जरूर पढ़ लें। तो शुरू करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 जिसका आज हम L2 करने वाले हैं। चैप्टर फ्लो और इंट्रोडक्शन हमने थोड़ा कल डिस्कस किया था कि क्या है, कैसे है और क्यों है। और इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। कल हमने कोशिका की हिस्ट्री देखी थी कि कैसे कोशिका डिस्कवर हुई, कैसे सेल डिस्कवर हुई, कोशिका की सामान्य विशेषताएं, उसके बाद कोशिका संरचना और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आज हम शुरू जरूर करेंगे लेकिन इनका डिटेल जो है कल की क्लास में लेंगे। ठीक है, चलिए। तो कोशिका सिद्धांत क्या है? तो भैया क्या हुआ कि जब कोशिका डिस्कवर हो गई, वही आपको कहा कि भाई साइंटिस्ट को कोई काम तो है नहीं, दिन भर लगे रहते हैं, है ना, विज्ञान की दुनिया में खोए रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हाँ ठीक है, ये सेल है और सारी चीजें जो है लिविंग थिंग जो है वो सेल की बनी हुई है, ये बात आपकी मानी, लेकिन कैसे सेल बनती है, कैसे सेल एक सेल से दूसरी सेल बनती है, क्या सेल के अंदर क्या क्या होता है, क्यों होता है, ऐसे सवालों के जवाब जो है उनके मन में आ रहे थे। और उसी में दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है स्वीडन एंड शाइन, ठीक है, श्वान भी कहते हैं इनको, श्लाइडेन भी लिखा हुआ है कई जगह। तो श्लाइडेन एंड श्वान जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, सेल पे थोड़ा सा रिसर्च किया, है ना, वही सीआईडी गिरी जैसा कि मैं कहती हूँ, क्राइम ब्रांच गोगो की टाइप की, कि भाई ये कहाँ से आती है, क्यों आती है, कैसे मतलब बढ़ती कैसे है, वृद्धि कैसे करती है, इन सब चीजों के बारे में। और उन्होंने कुछ फैक्ट दिए, उन फैक्ट को हमने कोशिका सिद्धांत नाम दिया कि ये कोशिका का प्रिंसिपल है। कहते हैं कि भाई इंसान जो है वो क्या करता है, किसी सिद्धांत पर चलता है, सबके अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, सिद्धांत। तो कोशिका का क्या सिद्धांत है, ये कैसे काम करती है, ये कैसे बनती है, तो इस पे कुछ पॉइंट उन्होंने दिए। हालांकि उस पॉइंट में कुछ कमियां थी जो हम देखेंगे कि क्या कमियां थी और कुछ दो तीन और बातें हैं उसको लेके चलेंगे। तो बात को शुरू करते हैं कोशिका सिद्धांत को। तो 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक, भाई ये बॉटनिस्ट ही थे, मिथियस श्लाइडेन, ठीक है। अभी आपको मिथियस याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, हमने जन्म जन्मांतर से श्लाइडेन श्वान ऐसे याद कर रखा है, जरूरी नहीं है पूरा नाम याद रखना, ठीक है। जो मिथियस श्लाइडेन थे, बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में उत्तकों का निर्माण करती है। ये सब हमने पढ़ा है ना, उत्तक पढ़ के आ गए हम, प्लांट के भी पढ़ के आ गए और एनिमल के भी पढ़ के आ गए। आपको पता है कि भाई सेल का जो ग्रुप होता है, समान कोशिकाओं का जो समूह होता है वो उत्तक होता है, ये बात हमें पता है। लेकिन इन्हें ये बात तब पता चली थी जब इन्होंने पौधों की कोशिकाएं देखी कि भाई एक कोशिका होती है और वही कोशिकाएं जब बहुत सारी कोशिकाओं के साथ मिलके समूह बना लेती है और कोई पर्टिकुलर काम करती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, ऊतक कह देते हैं। और जो प्लांट है सारे वो इन ऊतकों से ही मिलके बने होते हैं, सेल अकेली नहीं बनाती, सेल ऊतक बनाती है, फिर अंग बनाती है, ऐसे ऐसे करके इन्होंने थोड़ा सा ज्ञान बांटा। उसके बाद क्या हुआ, लगभग इसी समय 1839 में एक विशिष्ट प्राणी वैज्ञानिक, ये कौन थे, ये जूलॉजिस्ट थे। ये कौन है, ये बॉटनिस्ट थे, ठीक है, ये बॉटनी के विशेषज्ञ थे, ये जूलॉजी के। कौन थे, थियोडोर श्वान जो थे, विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत होती है, यानी कि क्या, लेयर होती है, जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली या जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और एक और वर्ड है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। अब ये वर्ड भी आने वाला है एक।
ठीक है, तो ये 2-3 नाम है। तो उन्होंने कहा, इन्होंने तो पौधों में देखा, तो ये बात तो पता चल गई कि भाई सेल मिलती है और सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू से ही लिविंग थिंग्स बनती हैं। लेकिन उन्होंने जो ये श्वान थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई जो कोशिका होती है उसके बाहर एक लेयर होती है, एक परत होती है जो कोशिका को कवर करके रखती है, उसको उन्होंने क्या कहा, जीव द्रव्य कला, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। ठीक है, तो इन्होंने और भी रिसर्च किए। उपरोक्त आधार पर श्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। उन्होंने ये बताया, क्या बताया भाई, दोनों की कहानी को मिक्स कर दिया और बताया कि जितने भी प्लांट है, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सब ऊतकों के बने होते हैं और ऊतक के जो मेन थिंग है वो तो भाई सेल ही रहेगी और सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और सेल में कुछ और भी चीजें होती हैं जो उसको वृद्धि करने में मदद करती है। और भी इतना सब कुछ डिटेल हमें यहाँ नहीं दिया है, हमें डायरेक्ट सिद्धांत करना है और आपके एनसीईआरटी में तो ये भी नहीं दिया, डायरेक्ट जो क्या कर दिया है, सिद्धांत को दे दिया और वो भी 2 लाइनों में। लेकिन आप अच्छे से इस सिद्धांत को लिखेंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। श्लाइडेन श्वान ने संयुक्त रूप मतलब मिलके, संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। दोनों ने कहा कि भाई हमारी जो है रिसर्च को मिला के हम क्या दे सकते हैं, ये चीज बता सकते हैं कि सेल कैसे काम करती है या सेल में क्या क्या होता है। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा, कमी क्या थी इनकी, अपवाद भी है इनके, और असफल भी रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ये बताने में ये क्या रहे, असमर्थ रहे कि उन्होंने बता दिया ठीक है सेल है, सेल से टिश्यू बना, सारे एनिमल और प्लांट जो है टिश्यू और ऑर्गन और इनसे बनते हैं, सेल है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है और भी कुछ कंपोनेंट है, लेकिन वो क्या नहीं बता पाए कि भाई एक सेल से दूसरी सेल बनती कैसे है। ठीक है, हम वृद्धि कैसे करते हैं, मतलब बनती तो है ये तो उन्हें पता था, लेकिन कैसे बनती है ये वो इतना डिटेल में नहीं बता पाए। बताया तो था उन्होंने, एक लॉजिक दिया था जिसको अभी हम देखेंगे, लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर पाए वो। चलिए पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। फिर से मैं कह रही हूं, आपके एनसीईआरटी में 2 या 3 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन अगर आप कोई अच्छी बुक देखेंगे, ऑथेंटिक बुक देखेंगे, तो उसमें काफी जो ये पॉइंट में यहां से ढूंढकर, याद है वैसे तो मुझे ढूंढने की नहीं, लेकिन आप अगर किसी बुक में देखेंगे तो आपको ये पॉइंट भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला जर्मन वनस्पति शास्त्री, ये पूरा नाम आ गया है भाई श्लाइडेन का। ठीक है, ये श्लाइडेन भाई फॉन्ट की गड़बड़ से आपकी किसी बुक में श्लाइडेन ऐसे भी लिखा हो सकता है और ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो कृपया ध्यान दें। ठीक है, ने पौधों के लिए व जंतु शास्त्री श्वान ने जंतुओं के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसके प्रमुख बिंदु है। ये 2 साइंटिस्ट थे, फोटोग्राफ देख लीजिए इनको। ठीक है, हालांकि ये इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन जस्ट एक इमेज की ये 2 साइंटिस्ट थे हमारे पास। ठीक है, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। सभी सजीव कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं, ये एक फैक्ट वो उन्होंने, जो वनस्पति वैज्ञानिक थे श्लाइडेन, उन्होंने कहा था कि भाई जो प्लांट है वो सारा किससे बना होता है, सेल से बना होता है। तो जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई एनिमल भी सेल से बना होता है। तो बात ये पक्की हो गई कि जितने भी लिविंग थिंग है वो सब किससे बने हुए हैं, कोशिकाओं से बने हुए हैं। दूसरा, कोशिका सजीवों की, और आप ऐसे पॉइंट वाइज लिखना थोड़ा सा अच्छा दिखता है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, और ये हम परिभाषा में याद करेंगे कि कोशिका की परिभाषा ही हम ये देते हैं कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक का मतलब स्ट्रक्चरल, यानी कि बनने में, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सारे सजीव जो है वो कोशिकाओं के बने हुए हैं, तो बनने में, प्लस हमें ये पता चला कि जितने भी काम हैं, जितने भी वर्क है, फंक्शंस हैं, वो भी कौन करता है, सेल ही करती है, क्योंकि सेल से ही टिश्यू, टिश्यू से ही ऑर्गन बना हुआ है, ऑर्गन से ही ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है, तो मेन यूनिट तो सेल ही है। ठीक है, सब में सेल है, तो भाई क्या है, ये फंक्शनल यूनिट भी ये है। ये तो परिभाषा से बात आ गई। कोशिकाएं आनुवांशिक एकक यानी कि यूनिट ऑफ हेरिडिटी होती है। इसको थोड़ा आपको वैसे पता है, लेकिन ये वर्ड आप देखकर आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे। इन्होंने ये कहा कि अगर कोई एनिमल है, जीव है,
है ना। ये क्या करेगा, ये जब अपने बच्चे पैदा करेगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कोई भी हो, जब ये अपने बच्चे पैदा करेगा तो उस बच्चे में इसका कोई ना कोई पार्ट जाएगा। थोड़ा सा हम पढ़ के आए हैं क्लास 10th में भी कि भाई क्या होता है जब प्लांट से दूसरा जो है बनता है, दूसरा प्लांट बनता है, बीज बनता है, या एनिमल से उसका बेबी बनता है, तो उसमें पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर आते हैं जिसको हम कहते हैं कि डीएनए आता है ना। बोलते हैं ना पेरेंट्स और बच्चों का डीएनए सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि उसको पेरेंट्स से मिला है। भाई दोनों पेरेंट्स के मिलने से ही तो बच्चा पैदा हुआ है। प्लांट में परागकण और वर्तिका में अंडे को मिलने से ही तो बीज बना है, और बीज से ही तो पौधा बनेगा। उसी पौधे से बना है तो उसमें ऑब्वियसली वो डीएनए, जीन, आनुवंशिक पदार्थ, तो डीएनए ही हमारा क्या है? डीएनए ही तो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या जा रहा है? आपके मम्मी पापा से आपको क्या मिला है, आपसे आपके बच्चों को क्या मिलेगा? आप बोलेंगे मैम प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी तो मिले ना मिले, एक चीज जरूर मिलेगी, उनके डीएनए का कुछ भाग, क्योंकि उन्हीं की कोशिकाओं के डीएनए से आपका निर्माण हुआ है। ठीक है, उनकी कोशिकाएं मिली, उनसे ही आप बने हैं। पौधे की कोशिकाओं में जनन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद ही नया जो है प्लांट। थोड़ा बहुत चेंज आएगा, मैं ये नहीं कह रही एग्जैक्ट, क्योंकि आप सेम नहीं है बिल्कुल अपने पेरेंट्स से, चेंज आता है। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा कि भाई कोशिकाएं क्या होती हैं? आनुवंशिक एकक होती है, मतलब अपने आप को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है, ट्रांसफर करती है। इसमें और भी गुत्थियां थी जो बाद में सुलझी, लेकिन एक बार के लिए उन्होंने कह दिया, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ चेंज हो जाता है। ये बात इनको पता नहीं थी। ये कह रहे थे कि भाई जो मेरे पास है वही मेरे बच्चे को मिलेगा, बच्चे से आगे चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं जाता, ये बात इन्होंने नहीं कही थी। नेक्स्ट है, नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं द्वारा बनती हैं। पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाली, जो न्यू सेल बन रही है। ये जो पेरेंट्स थे, इससे जो बच्चा बन रहा है वो कैसे बन रहा है? उन्हीं की सेल का कुछ पार्ट लेकर, उन्हीं की सेल लेकर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक जो कोशिका होती है उससे जब नई कोशिका बनती है, हमने कोशिका विभाजन पढ़ा है अभी इतने सारे चैप्टर में कि एक कोशिका विभाजित होती है और विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है। तो ये विभाजन होने से ये जो दो कोशिकाएं बनी है, ये कहाँ से बनी है? इसके विभाजन से बनी है ना। तो पहले वाली कोशिका से ही तो नई कोशिका बनी है, भले ही विभाजन हुआ हो, लेकिन इन दोनों में इनका कोई पार्ट तो है ही। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो नई कोशिका बनती है वो पूर्ववर्ती यानी कि पहले वाली कोशिकाओं द्वारा बनी होती है। बहुकोशिकीय जीवों की क्रियाएं सभी कोशिकाओं की क्रियाओं का परिणाम है। ये बात भी पक्की है कि सारी कोशिकाएं मिलती हैं, जितने भी बहुकोशिकीय जीव है। अब यहाँ पे बहुकोशिकीय क्यों लिखा हुआ है भाई? क्योंकि भाई एक कोशिका में तो हमने पढ़ा कि अगर जीव ही एक कोशिका का है तो सारा भारंभार उसी पे है, सब कुछ उसी कोशिका को करना है। उसके पास ना तो कोई अंग है, ना उत्तक है, ना कुछ भी। जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है, सिंगल सेल है, तो सारा काम उसी को करना है, खाना भी उसी को है, पचाना भी उसी को है, उत्सर्जन भी उसी को करना है, उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में तो, बहुकोशिकीय मतलब मल्टी सेल्युलर, तो उनके पास तो बहुत सारी सेल है। तो उन्होंने काम बांट रखा है कि ये वाली सेल खाने का पाचन करेगी, ये वाली सेल सांस लेने का काम करेगी, उत्तक बना लेती है, टिश्यू बना लेती है ना। प्लांट में जाइलम कोशिकाएं जो वो जल ले जाएंगी, फ्लोएम कोशिकाएं जो है वो फूड ले जाएंगी। तो ये काम बांट रखा है। तो बहुकोशिकीय जीव जितने भी हैं मल्टी सेल्युलर, उनमें क्या है, सभी क्रियाएं जो हैं वो क्या होती हैं, सभी कोशिकाओं की क्रियाओं का परिणाम होती है, मतलब मिलजुल के काम करती हैं सब, तब जाके कोई क्रिया होती है। ठीक है, उनका परिणाम है, रिजल्ट है। चलिए, अपवाद क्या है इसको जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि श्वान और जो स्लाइडेन थे उनके कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्या थे और क्या क्या चीजें उन्होंने नहीं बताई थी। एक तो उन्होंने विभाजन कैसे करती है कोशिका ये नहीं बताई थी, यानी कैसे बनती है। दूसरा, उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई कोशिका के अंदर क्या क्या कैसे कैसे है, बस इतना बता दिया था कि झिल्ली है और एक ऑर्गन है और इसी से जो है पूरा क्या बनता है, लिविंग सेल बनती है। अब अपवाद, एक्सेप्शन पूछे जा सकते हैं आपको।
सबसे पहला प्रोटोजोआ के सदस्य, ये क्या कह रहे थे, इन्होंने आपने देखा अभी कहीं भी एक कोशिकी का कोई जिक्र नहीं किया, कहा कि बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वही, उनमें क्या होती है, कोशिकाएं आपस में क्रिया करती हैं और उससे सारी क्या होती है, जीवन का प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन उन्होंने एक कोशिका को यह कह दिया था कि भाई एक कोशिका तो कोई जीव है ही नहीं। लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये जो अमीबा है ये तो एक कोशिकीय है और इनमें भी जीवन है, ये भी वही सब काम करते हैं जो एक नॉर्मल लिविंग थिंग करता है, मैक्सिमम काम करते हैं। ये बात इनको पता नहीं थी। तो इन्होंने क्या करा कि जो प्रोटोजोआ थे, प्रोटोजोआ में कौन आता है, प्रोटोजोआ में अमीबा आता है आपका, है ना, पैरामीशियम भी आता है, ये सब एक कोशिकीय है, इनमें सिंगल सेल है। इन्होंने कहा कि प्रोटोजोआ जैसा तो कुछ होता ही नहीं है और इन्हें अकोशिकीय, स्टार्टिंग में याद है मैंने आपको बताया था कि अकोशिकीय कह दिया गया था, ऐसा माना था कि एक कोशिका वाले को तो हम जीव ही नहीं मानते, ऐसे बोलते कि उसमें तो कोशिका ही नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि वो एक पूरा जीव ही एक कोशिका है, वो सिर्फ एक से बना हुआ है। वो अमीबा जो है वो एक सेल है अकेली, अंडा जो है वो एक सेल है ना, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारी कोशिकाएं। तो इन्होंने बोला कि इन्हें एक कोशिकीय जंतु कहा जाता है, यानी कि ये अकोशिकीय, इनमें कोई कोशिका नाम की चीज ही नहीं है, ऐसा बोल दिया उन्होंने। ठीक है, अपवाद थे, यानी कि जो हमारे श्वान और स्वीडन ने जो स्लाइडेन ने जो दिए थे सिद्धांत, उस पे खरे नहीं उतरते थे, क्योंकि उन्होंने तो बहुकोशिकीय के बारे में बोला कि भाई सेल मिलेगी, लेकिन इसमें तो सेल्स है ही नहीं, ये तो बेचारा अकेला है लेकिन काम सारे करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो भाई कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको तो याद ही कर लेना, कि वायरस कोशिका सिद्धांत की पालना नहीं करता, क्योंकि वायरस को हम बोलते हैं कि उसमें सेल है ही नहीं। वायरस की अगर आपको स्ट्रक्चर ध्यान हो तो वायरस में क्या होता है, कोई भी वायरस है तो एक तो उसमें ऐसा प्रोटीन का जो है वो कवरिंग होती है ना, प्रोटीन की। और दूसरा एक और वायरस आपने जो मैक्सिममली देखा होगा, हम पढ़ के आए हैं वैसे, वायरस और बैक्टीरिया, है ना, ये वाला। तो इसमें एक तो प्रोटीन का खोल होता है जिसको हम कहते हैं कैप्सिड, और अंदर सिर्फ क्या होता है, डीएनए भरा पड़ा रहता है इस तरह, डीएनए आरएनए, जो भी आपको पता है वायरस दो प्रकार के होते हैं, कुछ में डीएनए होता है कुछ में आरएनए, तो आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो इसमें तो सेल जैसा कुछ है ही नहीं। सेल की संरचना भले ही हम अब पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी तो आपको पता है, झिल्ली होनी चाहिए, कोशिका अंगक होने चाहिए, राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिकाएं, ये सब होनी चाहिए, लेकिन ये सब तो इनमें है ही नहीं। तो वायरस को इसीलिए क्या कहा जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है। ये बात तो आपको पता है, नहीं पता है तो अब लिख लो, किस वायरस को क्या कहा जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। ठीक है, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, जो बातें हमने पिछले बोर्ड पे पढ़ी, वो इन पे लागू नहीं होती। तो ये क्या है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं, यानी कि एक्सेप्शन है। इनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, साइटोप्लाज्म है ही नहीं। जिस जीव द्रव्य की बात वो कर रहे थे कि भाई एक जीव द्रव्य कला है और उसके अंदर कुछ भरा होगा, उसको हम जीव द्रव्य कह सकते हैं। हालांकि उन्होंने जीव द्रव्य के बारे में नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि कुछ भरा हुआ है, जिसको बाद में हमने जीव द्रव्य नाम दिया। तो इसमें जीव द्रव्य नहीं है। यह पोषी कोशिका की अनुपस्थिति में जनन नहीं कर पाते, ये ऐसे फ्री नहीं रहेंगे। जैसे अमीबा है, उसको किसी की जरूरत नहीं, वो पानी में रहेगा, अपने मस्त स्विमिंग करेगा, खाना खाएगा, है ना, उत्सर्जन करेगा और जीवन व्यापन कर लेगा, जनन कर लेगा। लेकिन वायरस ऐसे नहीं है। वायरस अगर हवा में है, हालांकि करोड़ों वायरस मेरे आसपास घूम रहे हैं और मुझे देख भी रहे हैं और गुस्सा भी कर होंगे, तो वो क्या है, वो इस एनवायरनमेंट में निर्जीव की तरह है। अभी उनमें कोई क्रिया नहीं हो रही, वो ढूंढ रहे हैं अपना शिकार कि कौन उनके चंगुल में आए और वो किसकी बॉडी के अंदर जाए, और वहां पे जाके अंदर जाने के बाद, यानी कि सजीव कोशिका के अंदर जाने के बाद ही वो कुछ कर पाते हैं। उससे पहले वो निर्जीव की तरह हवा में बस घूमते रहते हैं, है ना, रवड़ते रहते हैं, है ना, बोलते हैं ना लोफर टाइप के लिए, वैसे घूमते रहते हैं। फिर जब उनको कोई अपना शिकार मिलता है, होस्ट मिलता है, जिसकी बॉडी में वो प्रवेश कर जाते हैं, अंदर जाके सारे अपने जादुई कारनामे करते हैं, अपने वृद्धि करेंगे, अपनी कोशिका बढ़ाएंगे, बीमारियां फैलाएंगे, सारा काम उनका अंदर होता है, बाहर वो निर्जीव की तरह रहते हैं। तो अगर उनको कोई होस्ट नहीं मिले, होस्ट का मतलब पोषी कोशिका, जिसमें वो जा रहे हैं, जो उनको जीवन यापन करने के लिए चाहिए, जिसमें उनको बीमारी फैलानी है,
इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी यानी कि कनेक्टिव लिंक कहते हैं। ठीक है, ये अपवाद है कोशिका सिद्धांत के, क्योंकि वहां पे जो भी हमने पढ़ा वो एक तो ये कोशिका ही नहीं है ना, कुछ है ही नहीं इसमें सेल जैसा, और दूसरा ये कोशिका सिद्धांत की पालना भी नहीं करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोशिकाओं की सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं, कि भाई क्या है सेल में, कैसे बनी है, उसकी शुरुआत करने वाले हैं हम। तो वैसे तो पढ़े ही हैं हम, लेकिन फिर भी चैप्टर है तो हमें पढ़ना ही है। सभी कोशिकाओं में जीवित पदार्थ यानी कि लिविंग सब्सटेंस पाया जाता है, जिसे जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। और कई जगह पे आप साइटोप्लाज्म भी पढ़ेंगे। अब एक जो है कई जगह पे, मतलब जब हम प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म नॉर्मल वे में बोलते हैं तो हमारा मीनिंग एक ही होता है, क्योंकि दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, बिल्कुल छोटा सा। क्या डिफरेंस है वो समझो। देखो, जब हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये कोशिका में क्या होगी भाई, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली, जो भी है बाहर का आवरण, डिपेंड करता है प्लांट है या एनिमल। तो कोशिका भित्ति या झिल्ली के बाद अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है, अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है वो साइटोप्लाज्म है। लेकिन जब हम प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, सेल कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ है और उसमें न्यूक्लियस भी इंक्लूड है, तो उसको हम कहते हैं कि वो प्रोटोप्लाज्म है। एक और वर्ड होता है, सुनो, एक होता है प्रोटोप्लास्ट। जब हम किसी पादप कोशिका, प्लांट कोशिका में आपको पता है कोशिका भित्ति होती है, अंदर कोशिका झिल्ली होती है और उसके बाद मटेरियल होता है, केंद्रक वगैरह। अगर हम किसी प्लांट कोशिका की कोशिका भित्ति को हटा दें ऐसे, तो उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। ये आएगा आगे के क्लासेस में, कभी आप पढ़ेंगे। जब प्लांट कोशिका की कोशिका भित्ति हटा देते हैं, सेल वॉल हटा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। लेकिन जनरल हम जब मीनिंग लेते हैं तो इतना डिटेल देखते ही नहीं है। प्रोटोप्लाज्म बोलो या साइटोप्लाज्म बोलो, सेम चीज होती है। और कई बुक्स लिखती भी है, कई बुक्स इसको प्रोटोप्लाज्म भी लिखती है, साइटोप्लाज्म, क्योंकि अंतर ऐसे नहीं है। जब हम बहुत टेक्निकल लेवल पे बात करते हैं तब हम ये अंतर देखते हैं कि किसमें सेल वॉल है, किसमें नहीं है, केंद्रक किसमें है, किसमें नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात कि भाई सेल वॉल के अंदर जितना भी मटेरियल भरा पड़ा है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, उसमें केंद्रक नहीं होता, तो हम उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और अगर सेल वॉल हटा दें और कोशिका झिल्ली को इंक्लूड करते हुए या कोशिका झिल्ली को नकारते हुए सिर्फ न्यूक्लियस और जितना भी मटेरियल भरा पड़ा है उसको हम क्या कह देते हैं, प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं। ठीक है, लेकिन कॉमन वे में जब हम साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म कहते हैं तो उसका मीनिंग सेम होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, अभी तक आपके वो डिफरेंस आया नहीं है इसलिए आपको कभी बताया नहीं, वरना आप खामखा, जैसे अभी कुछ बच्चे बड़े तरीके से कंफ्यूज हो रहे होंगे, अरे क्या बता दिया मैम ने, है ना। इसलिए आप समझो कि ये दोनों एक ही है, करेंगे बातें जब इनकी जरूरत पड़ेगी। चलिए, जीव द्रव्य में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, पहला कंपोनेंट क्या हो गया है भाई, पहला कंपोनेंट सेल में हो गया है कि प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म होता है। दूसरा हो गया है कि इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस। सभी कोशिकाओं के चारों ओर एक चयनात्मक पारगम्य, अभी पढ़ेंगे ये चयनात्मक पारगम्य क्या होता है, सेलेक्टिवली परमेबल, मतलब सेलेक्ट करती है, ये हर चीज को अपने अंदर नहीं आने देती। सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका एक राज है, उसकी एक सेलेक्टिविटी है, चयन करती है वो कि किसको अंदर जाना है, किसको बाहर जाना है, उसकी मर्जी के बिना कोई नहीं जा सकता। थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे।
कला पाई जाती है जिसे प्लाज्मा लेमा, मैंने कहा था ना प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं इसको, और कोशिका झिल्ली, यानी कि वही सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, तीनों वर्ड इसी के लिए है। ठीक है, चलिए तो ये हो गई। तो इस तरह से अगर हम कॉमन बात करें तो हम सेल में कितनी चीजें देखते हैं, सेल में हम नॉर्मल सेल की बात करें तो हम 3 चीजें देखते हैं। कौन कौन सी? पहली, अगर सीरियल वाइज चले हम यहां पे लिख दूं, पहली हमें देखनी है कोशिका झिल्ली। लेकिन उसी टाइम अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो हमारे पास एक और चीज आ जाएगी जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति, क्योंकि सिर्फ प्लांट सेल में क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। दूसरी चीज हमें जो पता है सेल के अंदर वो क्या होता है, उसका केंद्रक, न्यूक्लियस। और तीसरी चीज क्या होती है, उसका जीव द्रव्य। ठीक है, ये 3 चीजें होती है एक सेल के अंदर। अब जीव द्रव्य में भी बहुत सारी चीजें हैं, केंद्रक में भी और भी अंदर कुछ मटेरियल भरा हुआ है, और इन दोनों की संरचना भी हमें पढ़नी है। तो यही हम इस चैप्टर के अंदर इन तीनों को पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि सेल को अगर हम देखें तो हमारे पास 2 तरह की सेल आती है। एक होती है यूकैरियोटिक सेल और एक प्रोकैरियोटिक सेल। जिन बच्चों को पता है और पता होना चाहिए, क्योंकि आप 9th में और उससे पहले भी कई बार पढ़ के आए, ठीक है, 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा है तो आगे आने वाला है, डिटेल में पढ़ेंगे इन दोनों को। तो यहाँ पे अगर हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती है जो कोशिकांग कहलाती है। कई बच्चों को ऐसा ढेर सारा वाला इस पे कंफ्यूजन है कि ये कोशिकांग क्या होते हैं। ऑर्गेनेल्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने अभी कहा कि सेल है, ठीक है, अब उसमें प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो, अंदर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी संरचनाएं हैं जिनके नाम आपको पता है, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब, और केंद्रक भी, न्यूक्लियस भी। ये जितनी भी चीजें मैंने बोली अभी, इन सब को कोशिका अंगक बोलते हैं। देखो कोशिका के अंदर है ये, ठीक है, तो कोशिका के अंदर है मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोशिकांग है ये, कि कोशिका के अंग जैसे हैं। हमारी बॉडी में जो है चीजें उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे अंग है। तो भाई कोशिका के अंदर जो चीजें उपस्थित है उनको हम क्या नहीं बोल सकते, कोशिकांग बोल सकते हैं ना, कोशिका के अंग, कोशिकांग। तो इसको ध्यान में रखेंगे। कई बच्चे मुझे पूछते हैं मैम कोशिकांग क्या होते हैं। कुछ नहीं, वो जो राइबोसोम, कोशिका के अंदर उपस्थित संरचनाओं को कोशिकांग बोलते हैं। यहाँ पे लिखी हुई है भाई डेफिनेशन। और ये सब झिल्ली वाले होते हैं, मतलब इनके बाहर भी आपको दिख रही है झिल्ली बनी हुई है ना, लेयर होती है, इनमें भी झिल्ली युक्त होते हैं। लेकिन कहाँ पे होते हैं, ओनली यूकैरियोट में होते हैं। यूकैरियोट क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ। ऐसी कोशिकाएं जिनमें हमें न्यूक्लियस अच्छा पूरा अच्छे से बना हुआ मिलता है, ठीक है, मतलब केंद्रक होता है और केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली भी होती है। ये केंद्रक है और उसके बाहर एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली भी है जो मैंने बनाई है। ये देखो, ये एक कोशिका है, इसका ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है। इसमें आपको जो पिंक पिंक डॉट दिख रहे हैं, बहुत सारी संरचना होती है कोशिका के अंदर, ये सब उसके कोशिकांग है। और उन्हीं को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। कई बच्चे हैं ना ऑर्गन ऑर्गन करते हैं, भाई ऑर्गन और ऑर्गेनेल्स में फर्क है। ऑर्गन तो आपका अंग कोई भी जो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ये पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, तो वो ऑर्गन होता है। अंग को बोलते हैं ऑर्गन, लेकिन ये ऑर्गेनेल्स हैं, उसके अंगक है, ठीक है। उसके कोशिकांग को आपको कई जगह अंगक भी लिखेगा, कोशिका अंगक, वो भी सेम चीज है।
यहाँ पे संधि बना दी है, कोशिकांग कर दिया उसको, और कुछ लोग संधि विच्छेद करके लिखते हैं कोशिकांगक। इंग्लिश में दोनों का सेम है, ऑर्गेनेल्स, ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन जैसे हैं कोशिका के, ठीक है, ऑर्गेनेल्स। ये बात कई बच्चों को 12th तक पता नहीं चलती है, इसलिए स्पेशली समझा रही हूँ। क्या क्या अंगक है हमारे पास, जितने अभी मैंने नाम बोले इन सबको पढ़ना है हमें डिटेल में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका, सूत्र कणिकाएं जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, सूक्ष्म काय जिसको माइक्रोबॉडी कहते हैं, गोल्जी सम्मिश्र गोल्जी बॉडी, लयन काय जिसको लाइसोसोम कहते हैं, रसधानी जिसको वैक्यूल कहते हैं। प्रोकैरियोट कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। ये जो जितने भी नाम हमने पढ़े हैं ना, ये सब प्रोकैरियोट में नहीं होते, सिर्फ किस में होते हैं, यूकैरियोट में होते हैं। ठीक, चलो अब बात कर लेते हैं कोशिका संरचना की। हालांकि हमने अभी बहुत काफी डिस्कस कर ली कि कोशिका कैसी होती है और क्या होती है। कोशिका की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करने वाली रचना केंद्रक कहलाती है या केंद्रक होता है। केंद्रक की उपस्थिति या अन्य आधारों पर कोशिका को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। अब सेल्स की संरचना पढ़नी है हमें, स्ट्रक्चर पढ़ना है सेल का, लेकिन हम सेल की स्ट्रक्चर ऐसे कॉमनली नहीं पढ़ सकते। कॉमन तो हम सिर्फ 3 पॉइंट बता सकते हैं जो मैं आपको बता के आई हूँ कि उसमें या तो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, या दोनों होगी अगर प्लांट की बात करें। उसके बाद उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। उसके बाद उसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म होगा, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर कोशिकांग होंगे। ये हम कॉमनली अगर 4 में बांटे तो 4 में भी बांट सकते हैं। लेकिन क्या सभी सेल एक जैसी होती है? नहीं। तो हमने मोटे मोटे तौर पर सेल की संरचना को पढ़ने के लिए, क्योंकि भाई यूकैरियोट अलग है, हम कह रहे हैं प्रोकैरियोट अलग है, तो फिर दोनों के स्ट्रक्चर हम एक साथ नहीं पढ़ सकते क्योंकि दोनों में अलग अलग बातें हैं। तो हमने क्या किया, सेल की संरचना हम अलग अलग पढ़ेंगे दोनों में। प्रोकैरियोट की अलग पढ़ेंगे, यूकैरियोट की अलग पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम 2 श्रेणियों में बांट रहे हैं सेल की संरचना पढ़ने के लिए। 2 तरह की सेल हमारे पास इस यूनिवर्स में उपलब्ध है, और वो है एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी है यूकैरियोटिक सेल्स या कोशिकाएं। इनको पढ़ेंगे। आज हम शुरू करेंगे प्रोकैरियोट को, लेकिन इसका डिटेल स्ट्रक्चर अगले लेक्चर तक चलेगा, ठीक है। और प्रोकैरियोट में भी आप देखेंगे चैप्टर 1 रिवाइज करेंगे एक तरह से हम। वहां पे मैंने स्पेशल क्लास में बैक्टीरिया की संरचना डाली हुई थी, बस वही जो है थोड़ा थोड़ा हमें 1-1, 2-2 लाइन लिखनी है, उतना डिटेल में नहीं लिखना, शॉर्ट में लिखना है, वही पढ़ेंगे। क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल ही हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यही तो है, तो वही पढ़ना है एक तरह से। चलो नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, भाई एग्जाम्पल वही बोल रही थी जो मैं, एक तो बैक्टीरिया आ गया इसमें, नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये भी हम चैप्टर नंबर 1 में बात करके आए हैं, ठीक है। इनकी संरचनाएं देख कर आए ना, बस उन्हीं को शॉर्ट में लिखना है। अब साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा जिसको अभी हमने कहा पपलो, ठीक है, और प्लूरोनिमोनिया समजीव, ठीक है। पपलो की बात हमने की थी लास्ट लेक्चर में, माइकोप्लाज्मा को ही कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अलग क्यों लिखा हुआ है इसको, क्योंकि पिपलो जो है, पिपलो के अंदर ही माइकोप्लाज्मा आता है, और पिपलो के जैसे कोई और भी ऑर्गेनल्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया समजीव, यानी कि इसके ही जैसे कोई दूसरे। माइकोप्लाज्मा की खासियत याद है आपको, लास्ट लेक्चर में बताई थी मैंने कि इसमें सेल वॉल नहीं होती, बाकी सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, ये याद रखना है आपको, एक्सेप्शन है, ठीक है। चलिए, क्योंकि कुछ प्लूरोनिमोनिया, जैसे माइकोप्लाज्मा निमोनिया नहीं फैलाता, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हमारे पास हैं जो निमोनिया फैलाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये निमोनिया को है ना, ये निमोनिया जो है, इसको कई जगह आपको ऐसे भी दिखेगा, न्यूमोनिया, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि ये कई बुक्स में बहुत गड़बड़ है, कहीं निमोनिया लिखा हुआ है, कहीं निमोनिया लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए,
स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिका से बहुत छोटी होती है और काफी तेजी से विभाजित होती है। ठीक है, क्या होती है, ये नॉर्मल यूकैरियोटिक कोशिका से छोटी होती है और बहुत जल्दी, क्योंकि बैक्टीरिया आपको पता है बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं। माप का आकार काफी भिन्न होता है। जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं। डंडाकार, ये भी हम लेक्चर चैप्टर नंबर 1 मोनेरा, चैप्टर नंबर 1 या 2 में मोनेरा जब हमने पढ़ा था तब पढ़ के आए हैं। एक डंडाकार होते हैं यानी कि बेलनाकार, ठीक है, गोलाकार जिसको हमने कोकस कहा था, कोशाकार भी कह सकते हैं जिसको, ठीक है, विब्रियो जो कोमा शेप के बताए थे, विब्रियो कॉलेरा, व स्पाइरल यानी कि ऐसे वाले। ये सब हम चैप्टर नंबर वो मोनेरा के साथ इसको पढ़ के आए, ठीक है। चलिए, इसीलिए यहां पे बस वो लाइनें ऐड करनी है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मूल संगठन, आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। थोड़ा थोड़ा बैक्टीरिया में आपको चेंज मिल जाएगा, जैसे कि हमने देखे थे ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वो भी उनका भी आने वाला है, इसीलिए आपको पहले ही मैंने पढ़ा दिया था क्योंकि मुझे पता था आगे फिर रामायण आनी है। तो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव जो है हमने देखे थे, तो भाई थोड़ा बहुत चेंज रहेगा लेकिन मूल आकार और प्रकार एक जैसा रहेगा इनमें। सभी प्रोकैरियोट में कोशिका भित्ति होती है जो कि कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, ठीक है। सभी जीवाणु बैक्टीरिया जो है और जितने भी साइनोबैक्टीरिया हैं, सब में जितने भी प्रोकैरियोट हैं उनमें क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, लेकिन सिर्फ माइकोप्लाज्मा में नहीं होती। इनमें कोई स्पष्ट विभेदी केंद्रक नहीं पाया जाता, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंशिएट करता है। क्या है मेन अंतर यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में, ये समझो। हम कह रहे हैं कि एक सेल होती है और सेल के बाहर कोशिका भित्ति होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है मैं समझा रही हूं तो जरा ध्यान से समझ लेना। कोशिका भित्ति, उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, ठीक। इसके अंदर होता है हमारा जीव द्रव साइटोप्लाज्म जो भी बोलो वो, ठीक है। तो ये रहा हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है, एक तो ये कि इसमें कोशिकांग नहीं होते, ऑर्गेनल्स नहीं होते, मतलब वही माइटोकॉन्ड्रिया ये फलाना ये वो, ये कुछ नहीं होता, सिर्फ राइबोसोम होता है, ठीक है। उन कोशिकांग जो हमने पढ़े उनमें क्या होता है, सिर्फ राइबोसोम प्रोकैरियोट में पाया जाता है। ये राइबोसोम बना देती हूँ मैं, ये आगे भी बोलूंगी मैं, इसलिए इसको याद रखो। एक बार मैं एक कॉमन बना देती हूँ ताकि आगे की चीजें भी कुछ कवर हो जाए। राइबोसोम होता है और वो भी 70S प्रकार का होता है, हमारे जैसा यूकैरियोट जैसा नहीं होता। मेन फर्क जो है वो है इसके अंदर वाले न्यूक्लियस में यानी कि केंद्रक में। इसका जो न्यूक्लियस के अंदर मेनली क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा आनुवंशिक पदार्थ जिसको मैंने कहा कि डीएनए होता है और डीएनए से बनते हैं गुणसूत्र। अब गुणसूत्र क्या होते हैं मैम, हमारा जो सेल है, जैसे हमारी बॉडी का सारा कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन, ऐसे किसी सेल का सारा कंट्रोल डीएनए के पास होता है। जो भी चीजें आप में दिखती है ना, कोई भी सेल काम करिए कि आपका कलर ब्लैक, ये बालों का कलर ब्लैक है, आंखों का कलर रेड है ना, स्किन का कलर ब्राउन है, आप में कोई एंजाइम बन रहा है, आप कुछ भी कर रहे हैं, सब सेल कर रही है। और सेल में भी ये सब चीजें कौन बना रहा है, ये सब कंट्रोल कौन करता है, डीएनए करता है। लेकिन हमारा डीएनए बड़ा लंबा है। अगर मैं अपने अब आपके डीएनए की बात करूं, ह्यूमन के, इंसानों के, तो हमारे डीएनए की लंबाई है 2 मीटर। 1 मीटर हम बोलते हैं इतना होता है, राइट। 2 मीटर आप समझ सकते हो कितना होता है। ये 2 मीटर डीएनए और सेल की साइज तो आपको पता है, आपकी एक सेल देख पाना अभी मुश्किल है, बहुत छोटी है। मतलब मैं अगर ये डॉट लगा रही हूँ तो शायद ये आपकी एक सेल है। इस एक सेल में ये जो डॉट मैंने लगाया, सबको दिख रहा है, वापस लगा दूं,
ये जो डॉट मैंने लगाया, इसके अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए कैसे आ सकता है? मैम गजब गप्पे फेंक रही हैं आप। नहीं फेंक रही। ये डीएनए जो है ये क्या करते हैं, हमको किसी चीज को छोटा करना है तो हम क्या करते हैं, हमको किसी चीज को छोटा करना है तो हम उसको लपेट देते हैं। तो हमने वही एक धागे जैसा है, ये सुई का धागा देखा आपने कितना पतला होता है, वो भी बहुत बड़ा है क्योंकि आंखों से दिख रहा है आपको। ये डीएनए तो दिखाएंगे अभी 12th में प्रैक्टिकल कराएंगे, आप चाहो तो वहां देख सकते हो, उनको डीएनए दिखाएंगे हम। तो भाई डीएनए जो है वो बहुत थिन होता है। तो हम क्या करती है कोशिका, वही चंटा चंटी आइडिया, उस डीएनए को कॉइल कर लेती है ऐसे 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 करके, और कॉइल कर करके ऐसे कर करके ऐसा बना लेती है ना। वैसे हम डीएनए को जब बनाते हैं गुणसूत्र को तो ऐसा बनाते हैं, तो वो गुणसूत्र बना लेती है। तो गुणसूत्र कुछ नहीं है, डीएनए से बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक वाले हैं, लेकिन हमेशा गुणसूत्र फॉर्म में डीएनए नहीं पड़ रहता, कभी कभी मजे करने के लिए खुल भी जाता है, मतलब वो चेंज करता रहता है, कभी खुल जाता है कभी बन जाता है, उसकी सिचुएशंस होती है कब खुलता है कब बनता है। अभी हम सेल डिवीजन देखेंगे आगे के चैप्टर में, तब बताएंगे। तो इनके पास भी डीएनए है, लेकिन इनका डीएनए क्या है, रबड़ता टाइप का। रबड़ता समझते हैं, जो बच्चे होते हैं या कोई इंसान होते हैं वो एक जगह टिकते नहीं हैं। उनको बोलो कि भाई यहाँ पे किसी बंगले में ले जाके या किसी जगह पे ले जाके छोड़ दो तो वो घूमते रहेंगे इधर उधर उधर, आजाद परिंदे की, क्योंकि इनकी कोई बाउंड्री नहीं है, इनके बाहर हमने कोई बाउंड्री बनाई नहीं। सोचो आपको एक घर के अंदर एक कमरे में ले जाके बंद कर दे, तो आप क्या उस और बाहर से लॉक लगा दे, तो आप कमरे से बाहर नहीं जा पाओगे, उस कमरे में ही घूमते रहोगे। ऐसा यूकैरियोट में होता है, वहां पे केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर ये डीएनए रहता है, तो वहां पे वो बंद रहता है, उसको उस न्यूक्लियस के अंदर ही पड़े रहना पड़ता है। लेकिन प्रोकैरियोट को ऐसे समझ सकते हो कि आपको बंगले में छोड़ दिया और सारे रूम आपके, आप चाहो तो बेडरूम में रहो, आप चाहो तो ड्राइंग रूम में रहो, आप चाहो तो किचन में रहो। तो ऐसा इनका हाल है कि इनके बाहर कुछ है ही नहीं, फ्री है ये, तो ये इधर उधर घूमते रहते हैं। इनमें कोई न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ना तो इनमें न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस नहीं है तो बाहर वाली मेम्ब्रेन भी नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस कैसे बना है, एक झिल्ली से ही तो बना हुआ है। एक झिल्ली है चारों तरफ इस डीएनए के, उसी को हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस कह रहे हैं, जो अभी तक हम बनाते आ रहे हैं कोशिका के अंदर, वो गोल वाला। ऐसा कुछ नहीं है, इनका फ्री है। यही मेन अंतर है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में, कि प्रोकैरियोट में ना तो कोई केंद्रक होता है, न ही केंद्रक झिल्ली होती है। अब कई बच्चे बोलते हैं मैम आपने कहा था केंद्रक झिल्ली नहीं होती, हमारे सर कह रहे थे केंद्रक नहीं होता। तो बात तो सेम ही हुई ना, केंद्रक बना कैसे है, झिल्ली से ही तो बना है। पर डीएनए है इनके पास, है ना। ऐसा अगर कोई बोल रहा है डीएनए नहीं है तो गलत बोल रहा है। फिर डीएनए है लेकिन वो मेम्ब्रेन से ढका हुआ नहीं है, मतलब उसके पास क्या नहीं है, केंद्रक नहीं, और न ही कोशिकांग है, सिवाय राइबोसोम के। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र या गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के रूप बाहर पाया जाता है, जिन्हें इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। एक और स्पेशल चीज, सब में नहीं होती ये चीज, लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया में होती। क्या होती है जरा सुनो, कि बैक्टीरिया हमने पढ़ा है कुछ ऐसा होता है, पिछले चैप्टर में आप बनाते आ रहे हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली हम बैक्टीरिया को ऐसे बनाते हैं। ये हम बोल रहे हैं कि भाई इसकी कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जो भी आप बोलना चाहते हो, ये हो गई। डीएनए इसका फ्री पड़ा है इधर ऐसे, ये इसका डीएनए। अब इनमें क्या होती है, एक स्पेशल चीज होती है। क्या स्पेशल चीज होती है, ये भी मैंने पढ़ाई थी जब साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया की संरचना पढ़ाई थी, तब बताया था। लेकिन वही आप मेरे अच्छे विद्यार्थी हो, भूल गए होंगे, है ना, मैम का नाम रोशन करोगे। तो डीएनए के अलावा इनके पास एक और डीएनए होता है ऐसा, एक्स्ट्रा डीएनए बोल सकते हो आप इसको। ये डीएनए तो है ही, इसके अलावा इनके पास एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो ऐसा होता है, डबल लेयर होता है ना, जिसको द्विकुंडलित बोलते हैं। इस डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की ही खासियत होती है, यूकैरियोट में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है,
तो इसको कह रहा है ये प्लाज्मिड। ये क्या करता है भाई, ये स्पेशल इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, और बैक्टीरिया इतनी जल्दी क्यों ग्रो कर रहा है उसका राज भी इसी में छुपा हुआ है। इसको काम भी लेते हैं हम, जब जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ोगे आप तब आपको समझ में आएगा। तो ये एकल, एकल का मतलब अकेला, गोलाकार है भाई, डीएनए होता है एक्स्ट्रा वाला, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। इनमें एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं, मैंने कहा ना इसमें एक स्पेशल चीज होती है। क्या स्पेशल चीज होती है, इनमें कुछ ऐसे डीएनए होते हैं जो इनको कुछ स्पेशल केमिकल या रसायनों के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ कि मान लो आपने इस बैक्टीरिया को कोई दवाई दी है, मतलब इस बैक्टीरिया को मारने के लिए कोई एंटीबायोटिक दी है। एंटीबायोटिक क्या होती है, बीमारियों में दी जाती है ना, किसी भी अगर आपको कोई डिजीज हो जाती है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर दवाई डॉक्टर देता है। वो दवाई में क्या होता है, उसमें एंटीबायोटिक होती है। एक एंटीबायोटिक आपने दी है, मान लो एंटीबायोटिक में आपने इसको दे दिया पेनिसिलिन, है ना। आप बोलोगे पेनिसिलिन तो कवक होती है, हाँ, उसी कवक से एक एंटीबायोटिक बनी हुई है जिसका नाम है पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन आपने दे दिया। अब इसका ये जो प्लाज्मिड है ना, इसके पास एक ऐसे जादुई केमिकल है जिससे इस पेनिसिलिन का इस पे कोई असर ही नहीं होता। इसीलिए आपको कई बीमारियों में हर दवाई असर क्यों नहीं करती आपको, नहीं तो कोई सी भी दवाई खा लो भाई, बैक्टीरिया ही तो मारना है, क्यों नहीं करती, क्योंकि हर बैक्टीरिया के लिए आपको एक पर्टिकुलर दवाई बनाई हुई है डॉक्टर ने। कुछ की तो कॉमन होती है, लेकिन हर के लिए हर भी यूज नहीं कर सकते कि आप जो चाहे वो ले लो, क्योंकि हर बैक्टीरिया में किसी विशिष्ट केमिकल या दवाइयों के प्रति प्लाज्मिड के पास एक ऐसा डीएनए होता है जो उसको उस दवाई से बचा के रखता है, यानी कि क्या देता है, प्रतिरोधी बनाता है। प्रतिरोधी का मतलब उसको बचा के रखता है उस दवाई से। तो इस प्लाज्मिड में ये खासियत होती है। तो ये वाली दवाई अब अगर आप इसको दोगे तो इसको कोई असर नहीं होगा, आपको कोई दूसरी आजमानी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे हमने स्टडी करके पता कर, इसीलिए तो हर चीज की दवाई ऐसे ही नहीं आती कि आपने बोला दवाई आ गई, है ना। बहुत रिसर्च लगती है, पूरा स्टडी करना पड़ता है उसको, फिर देखना पड़ता है ये किसके प्रति प्रतिरोधी है, किसके प्रति प्रतिरोधी नहीं है, उसके हिसाब से दवाई बनानी पड़ती है। राइबोसोम के अलावा बात यहाँ पे आ गई है भाई, क्या होता है इसमें, सिर्फ राइबोसोम होता है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोट में यूकैरियोटिको अंगक नहीं पाए जाते, ठीक है। यूकैरियोटिक जो अंगक है वही अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सब इसमें नहीं होते, सिर्फ क्या होता है, राइबोसोम होता है, ठीक है। चल ये देख ही रहे हो आप, ये बैक्टीरिया है, और देख के आपने तो देखा हुआ है, आपको दही में मैंने बैक्टीरिया बताए हुए हैं दो, है ना, जब हमने ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव किया था, माइक्रोस्कोप में देखे हुए, ये तो सिर्फ फोटोग्राफ है, ठीक है। तो इसके साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो खत्म होता है, लेकिन प्रोकैरियोट अभी खत्म नहीं हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोकैरियोट के वही कोशिका, झिल्ली, भित्ति और आगे की जानकारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जरूर क्लास लेनी है, क्लास को मिस नहीं करें, क्योंकि ये आपका बेस जो है बहुत क्लियर करने वाला है। थैंक यू।